हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखें, उसके बाद अपने करियर का ध्यान रखें और तीसरे नंबर पे अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ध्यान रखें। और अन्य चीज़ें क्या क्या होती है, मेरा ख्याल है कि आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते होंगे और महसूस भी करते होंगे। तो चलिए, यदि आपने थंबनेल को देखा होगा तो आपको पता होगा कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो वीडियो दरअसल बेसिकली हो रहा है स्ट्रैटेजी के ऊपर बन रहा है, यानी कि हम लोगों को कौन सा स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए या फिर स्टडी मटेरियल के तौर पे हमें किन किन किताबों का अध्ययन करना चाहिए ताकि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री वाले सिलेबस को यूजीसी नेट के हिसाब से कंप्लीट कर सकें। देखो, बार बार बोल रहा हूँ, यूजीसी नेट के हिसाब से कंप्लीट कर सकें, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, क्योंकि यूजीसी नेट तो एक एग्जामिनेशन है तो उसका अपना स्पेसिफिक सिलेबस है, तो हम लोग उसके हिसाब से पढ़ेंगे। यदि आपको सिलेबस पता नहीं है, आप अंधाधुंध मेहनत कर रहे हैं अंधों की तरह, तो फिर आप करते रहिए, फिर आप मेहनत ही करते रह जाओगे, जीवन भर कुछ मिलने वाला है नहीं। तो इसीलिए आप सबसे पहले सिलेबस निकालो और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग तय करते हैं कि हम लोग को कौन कौन सा किताब अध्ययन करना चाहिए और उसके साथ साथ हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी वह किस तरीके की स्ट्रैटेजी होगी। तो मैं यह मान कर चल रहा हूँ कि आपके पास सिलेबस होगा, क्योंकि आप एमए बाद आप एग्जामिनेशन की तैयारी करो नेट को, तो ऐसे नेट की तैयारी तो गंभीर छात्र ही करते हैं। दरअसल आगे चल कर के आप प्रोफेसर बनेंगे और आप अभी से गंभीर नहीं है तो फिर पढ़ने का क्या मतलब। हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं शौक से फॉर्म को भर देते हैं, तो यदि आप उन कैटेगरी में हैं तो फिर आप इस वीडियो को नहीं देखिए, आप वीडियो को यहीं से डिसलाइक करके वापस लौट सकते हैं, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो चलिए, फिर मैं मान के चल रहा हूँ सिलेबस है आपके पास। चूँकि आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं तो एक बार सिलेबस का रिव्यू करते हैं, डायरेक्ट हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे भी चलेंगे। देखो, यदि आप यूजीसी नेट हिस्ट्री का सिलेबस निकालोगे तो इसका कोड जो है वह 06 है, और आपके पास अभी तक सिलेबस नहीं है तो UGCNet.online से आप वहां से जाकर इसका सिलेबस निकालना, पुराना वाला सिलेबस नहीं निकालना, नया वाला सिलेबस निकालिएगा, जिसमें सिलेबस को टोटल 10 यूनिट में, टोटल 10 यूनिट्स में बांटा गया है। यदि आपको 10 यूनिट्स में बटा हुआ सिलेबस मिलता है तो समझना कि आप सही जगह पे हो, वो सही वाला है। और 2 पेपर मिलता है, पेपर 2 और पेपर 3 करके, तो वह सिलेबस पुराना वाला है, क्योंकि नए वाले सिलेबस में दोनों को मर्ज कर दिया गया है। आगे बात करते हैं। दरअसल सिलेबस है, सिलेबस के सबसे ऊपर दिया हुआ कॉन्सेप्ट, आइडियाज़ एंड टर्म्स। यदि आपने हमारे लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, कॉन्सेप्ट, आइडियाज़ एवं टर्म्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जहाँ पे मैंने इन सभी टर्म्स को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। एक बार आप यदि आप उन वीडियोस को देख लेते हैं तो ये सारे के सारे टर्म्स ऐसे क्लियर होंगे कि आप अपने बाप दादा बोल रहा हूँ, मतलब अपने पोते पोतियों को पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। इतना मतलब आप भूलोगे नहीं, इतने अच्छे तरीके से इसको मैंने समझाया है, जितना बेहतरीन तरीके से संभव था उतने बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। यदि आप पढ़ेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको मदद मिलेगी। और ये सारे टर्म्स जो है एंशिएंट से भी, मेडिएवल से भी, मॉडर्न से भी हैं, उसके साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री से भी रिलेटेड हैं और हिस्टोग्राफी से भी हैं एक दो टर्म। जैसे आप देख रहे हो प्लेजरिज्म, एंड यहाँ पे देख रहे हो एथिक्स जो है, प्लेजरिज्म है, ये सारे के सारे किससे रिलेटेड हैं, ये सारे के सारे हिस्टोग्राफी के टर्म्स हैं, ठीक है। तो इसको भी मैंने समझाया है। आगे बात करते हैं हम लोग यूनिट 1 पे चलें। तो यूनिट 1 देखो, यहाँ पर यूनिट 1 है। यूनिट 1 में टोटल का टोटल एंशिएंट इंडिया है। मैंने एक एक चैप्टर को पढ़ाया है। यूनिट 1 में जितना भी हिस्सा है मैंने टोटल हिस्से को पढ़ाया है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर पढ़ लो। यूनिट 2 में आते हैं तो यूनिट 2 के भी टोटल हिस्से को मैंने पढ़ाया है, और हाल ही में मैंने हर्षवर्धन को भी स्टार्ट किया, जिस पे एक लेक्चर मैंने दिया है। थोड़ा सा बचा हुआ है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन और उसके रिलीजन, जो उसका रिलीजियस पॉलिसी था, उसको पढ़ना है। बाकी इसमें लगभग हम लोग सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। एक वकाटक एज बचा हुआ है, और सालंकायन एंड विष्णु कुंडिन जो है आंध्र देश में जो ये लोग चल करके आए थे, उनके बारे में एक दो लेक्चर करेंगे। उसके बाद एक कंप्लीट है, तो मान कर चलो ओवरऑल एक कंप्लीट है। यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में अभी हम लोगों ने हाथ नहीं लगाया है, लेकिन एक वीडियो मैंने ऐसे ही परसों डाला था बनाकर कदम्ब डायनेस्टी पे। तो यदि इस सिलेबस में है तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, अच्छा लगेगा, मेरा ख्याल है कि आपको मज़ा आएगा। तो इसमें से एक एक करके धीरे धीरे कर करके इसको ना आराम आराम से कवर कर लेंगे, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक। सप्ताह में एक वीडियो इस पर हम लोग करते रहेंगे, इसको आराम से ऐसी मजाक में इसको मतलब डील करेंगे, ठीक है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, ठीक है।
कि इसको आराम से कवर कर लेंगे। यूनिट 4 की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ से मिडिवल हिस्ट्री शुरू होता है। तो मैंने यूनिट 4 के पहला हिस्सा जो है सोर्सेस, उस पर पूरा बात किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप देखिए जाकर चैनल से। आप क्या कर रहे हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, या फिर डायरेक्ट लिखिए यूट्यूब में दिल्ली सल्तनत बाई अमृत राज, डायरेक्ट ऊपर में हमारा लेक्चर आएगा, आप देख लीजिए। एक बार देख लोगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप पढ़ करके ना अपने बच्चों को पढ़ा सकोगे। अपने बच्चों इन द सेंस आप टीचर के तौर पे बाप बनने के लिए उतावले हो रहे हो, ठीक है। वो बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, टीचर के भी तो बच्चे होते हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे भी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग तुगलक तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। आगे थोड़ा सा बचा हुआ है सैयद एंड लोदी, और थोड़ा सा मोहम्मद बिन तुगलक बचे हुए हैं, तो उनको कर लेंगे डिक्लाइन करके, फिर इसको मुगल काल में हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो यूनिट 4 और 5 जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड है, चोली दामन का साथ है। जैसे देखो यूनिट 5 में आओ तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी दिल्ली सल्तनत का, तो हम लोग दिल्ली सल्तनत का जब प्रशासन पढ़ेंगे तो यूनिट 5 में रहेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे तो यूनिट 4 में रहेंगे। तो यूनिट 4 और यूनिट 5 लगभग साथ साथ चढ़ेगा, है ना, जैसे आप लोग चलते हैं ना वैसे ही। यूनिट 6 से बात करते हैं, तो यूनिट 6 भी मेडिवल हिस्ट्री का हिस्सा है, जिसमें सूफीज़म है, भक्ति मूवमेंट है, एंड भक्ति मूवमेंट के बाद बात करें तो सिख मूवमेंट है, एंड सोशल क्लासिफिकेशन है, उसमें भी हम लोग बात करेंगे राजपूत सोसाइटी के बारे में, रूरल सोसाइटी, ये सब इसको छोड़ देते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन नहीं है। और देखो यूनिट 7 से दरअसल मेन मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है। मेन क्या, यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू ही होता है। तो मैं हमेशा इसी तर्ज पे आपको पढ़ाता हूँ कि देखो बच्चों, सबसे पहले सोर्सेज को पढ़ो, ठीक है। सोर्सेज को यदि आप पढ़ ले तो किसी भी चैप्टर के लिए, तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है। तो हम लोग सोर्सेज पढ़ेंगे ही, हम लोग किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो हम लोग का तो तरीका ही वही है, सबसे पहले सोर्सेज को पढ़ने का, ठीक है। तो हम लोग का तरीका सोच रहे हो कितना ऑसम है, बहुत ऑसम है, ठीक है। आप एकदम मज़ा आएगा आपको पढ़ करके। तो इसमें पढ़ना है सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आर्काइवल सोर्सेज है, बायोग्राफीज हैं, मेमोरीज हैं, एंड न्यूज़पेपर्स हैं, ओरल एविडेंसेस हैं, क्रिएटिव लिटरेचर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, क्वाइंस हैं, ये सब हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। सो इसके लिए आप एकदम टेंशन मत लीजिए। किताब का नाम मैं लास्ट में बताता हूँ, ठीक। इस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन की बात की जाए तो देखो ये सारा चीज़ें, दोनों सेक्शन जो है, एक सेक्शन तो आपको स्पेक्ट्रम में मिलेगा, ठीक है, ऊपर का सेक्शन। स्पेक्ट्रम आप खरीद लीजिए, नहीं खरीदे हैं तो स्पेक्ट्रम में मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा कम मिलेगा। तो स्पेक्ट्रम के साथ साथ ना आप पढ़ते चलना BL ग्रोवर, ठीक है। BL ग्रोवर की एक मॉडर्न इंडिया आती है, उसको आप साथ में पढ़ते चलिएगा। बढ़िया किताब है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में आता है, और स्पेक्ट्रम भी हिंदी अंग्रेजी दोनों में आता है। इसलिए आप यह नहीं बोल सकते हो कि मतलब हिंदी अंग्रेजी में नहीं आती, हिंदी में आती है केवल, ठीक है। तो दोनों में आती है, आप इसको खरीद लीजिए। एक इस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन इन इंडिया, यह भी आपको इन दोनों से कवर हो जाएगा। अगले चैप्टर की बात करें तो ब्रिटिश रिलेशन विथ प्रिंसिपल इंडियन स्टेट्स। तो भारत जब आज़ादी के बाद, मतलब आज़ादी के बाद कर रहा हूँ, 1857 की क्रांति के बाद कई सारे हिस्सों में बट गया। तो अवध में अलग साम्राज्य चल रहा था, बंगाल में अलग है, हैदराबाद में अलग है, मैसूर में अलग है, और पंजाब में अलग है, कर्नाटक में अलग है। तो मुख्य तौर पे 6 प्रांत के बारे में पढ़ना है। तो जब अंग्रेज चल करके आए थे तो बाकी 6 प्रांतों के साथ उनका क्या संबंध था, ब्रिटिश पॉलिसीज क्या था, किस तरीके का फॉरेन अफेयर्स था उनका इन 6 प्रांतों के साथ, उसके बारे में अध्ययन करना है। तो लड़ाई भी होता है, जैसे आप सुना होगा कर्नाटक वॉर के बारे में, और एंग्लो पंजाब वॉर के बारे में सुना होगा आपने, एंग्लो सिख के नाम से जिसे जानते हो। बंगाल के साथ होता है, अवध के साथ होता है, हैदराबाद के साथ होता है, मैसूर के साथ होता है, जिसमें टीपू सुल्तान हैं एंड उनके फादर जो थे हैदर अली, इनके साथ लड़ाई होता है अंग्रेजों की, इसके बारे में यहाँ पे अध्ययन होगा। रिवोल्ट ऑफ नेचर, इसको तो ऐसा पढ़ेंगे कि मतलब जीवन भर भूलोगे नहीं। रिवोल्ट ऑफ 1857 काउजेज नेचर एंड इम्पैक्ट, इसको क्लियर करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी एंड द क्राउन, इवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल स्ट्रक्चर एंड अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर क्या क्या था, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल स्ट्रक्चर, उसके बारे में चर्चा होगी। यह भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, BL ग्रोवर से मिल जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं पैरामोंट्सी एंड सिविल सर्विसेज, ये सारा चीज़ जो लाया गया है 20वीं सदी में, वह भी आपको मिल जाएगा, स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा, ठीक है, स्पेक्ट्रम में। और एक स्टैंडर्ड किताब एक और है, उसको भी आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए पढ़ने का। देखो पढ़ने का आदत तो डालना ही चाहिए आपको, एक किताब जरूर पढ़िए। वह किताब है बिपिन चंद्रा साहब की, ठीक है। आप कम्युनिस्ट हैं या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इस किताब को लेकिन ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आपको JRF करना है, ठीक। और आगे बात करते हैं
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यह भी आपको BL ग्रोवर से मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस पूरा का पूरा ये BL ग्रोवर और स्पेक्ट्रम दोनों में दिया हुआ है, बहुत विस्तार से ठीक दिया है, अच्छा है, आपका काम हो सकता है वहाँ से। ये क्या है, डायरेक्ट आगे क्यों बढ़ जा रहा है इतना? ठीक है, ये यूनिट 7 ख़त्म हो गया, यूनिट 8 पे आते हैं। ठीक है, यूनिट 8 में आए, क्या हो रहा है, डायरेक्ट क्यों बढ़ते हो इतना यार? आगे बात करते हैं, यूनिट 8 में है कॉलोनियल इकोनॉमी, चेंजिंग कंपोजिशन, वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। उसके बाद एक्सपेंशन एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लैंड राइट्स, लैंड सेटलमेंट्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट सेटलमेंट होता है, और भी बहुत सारे 2-3 प्रकार के जो बंदोबस्त हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है डी अर्बनाइजेशन, जो औद्योगिकरण होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक ड्रेन के बारे में, जो दादा भाई नौरोजी ने थ्योरी दी थी वहाँ पे। एंड वर्ल्ड वार्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड इकोनॉमी के बारे में, जो 1914 में पहला युद्ध हुआ था और 1945 तक चलते रहता है। 1939 से 45 है ना दूसरा वाला, पहला वाला तो 14 से 18 तक चलता है, तीसरा वाला हम लोग करेंगे ही, आज न कल तो करेंगे ही, हम लोग भिड़ने वाले हैं, तो टेंशन मत लो, बहुत जल्द होगा। ठीक है, तो ये 2 युद्ध के बारे में, इसका क्या इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या था, यह सारा चीज़ जो है वह भी आपको लेबर एंड ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स स्पेक्ट्रम से कवर हो जाएगा, BL ग्रोवर से कवर हो जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी, यह भी आपको कहाँ से कवर हो जाएगा, BL ग्रोवर से। आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ ऑफ न्यू अर्बन सेंटर्स, यह भी आपको वहीं से कवर हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा बिपिन चंद्रा को पढ़ने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है, ये हो क्या रहा है? नीचे जाइए भैया। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए फेमिन्स हैं, तो जो मतलब अकाल वगैरह पड़े हैं उस दौर में, उस अकाल के बारे में अध्ययन करेंगे, इपिडेमिक्स के बारे में, महामारी के बारे में। उसके बाद जो गवर्नमेंट पॉलिसी रहे हैं ब्रिटिश के, उनके बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिशर्स का जो भी पॉलिसी रहा उसके बारे में एक एक करके विस्तार से अध्ययन होगा। आप अध्ययन के लिए BL ग्रोवर को ऑप्ट करना। ठीक है, देखो आप मेरे साथ BL ग्रोवर और स्पेक्ट्रम बस 2 किताब पढ़ते चलो ना, बाकी तो आपको हीरो बना दूंगा मैं इसमें। BL ग्रोवर और स्पेक्ट्रम को फॉलो करते चलो। बिपिन चंद्रा को आपके पास, आप पढ़ाकू आदमी है ना, तब आप पढ़िए, समय कम है अभी तो कम किताब कम पढ़िए। यही BL ग्रोवर या स्पेक्ट्रम, कोई दोनों, मेरा ख्याल है कि दोनों पढ़ना चाहिए आपको। एक पढ़ो पहले, उसके बाद BL ग्रोवर को पढ़ लो। ठीक है, जैसे भी हो सके दोनों, तो दोनों साथ में पढ़ते चलो जैसे भी हो सके। ट्राइबल एंड पीजेंट्स मूवमेंट, यह भी आपको BL ग्रोवर से कवर हो जाएगा, और स्पेक्ट्रम में भी इसमें अच्छा से दिया है। और इंडियन सोसाइटी इन ट्रांजिशन की बात करें तो यह भी आपको वहीं से कवर होगा। न्यू एजुकेशन जो आया पॉलिसी वगैरह, अभी वाला नहीं, 2020 वाला नहीं, लेकिन उसको भी पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, यह दरअसल BL ग्रोवर में बहुत अच्छे से दिया है। इंडियन रेनेसा की बात करें तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, तो यह तो मैंने स्टार्ट भी किया है, जिसमें मैंने आपको बताया अभी फराजी मूवमेंट और एक और मूवमेंट के बारे में मैंने विस्तार से बताया था पिछले लेक्चर में। यदि आपने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। अहमदिया मूवमेंट और फराजी मूवमेंट, ये दोनों के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद इंडियन रेनेसा मैंने बता दिया। सोशियो रिलीजियस जो रिफॉर्म्स हैं उसमें अम्बेडकर चल कर के आएंगे, राजा राम मोहन राय आएंगे, ज्योतिबा राव फुले आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, दयानंद सरस्वती आएंगे, स्वामी विवेकानंद आएंगे, सभी लोग इसी में आएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वुमेन्स क्वेश्चन, इसको लेकर के मैंने आपको एक लेक्चर डाला है, आज ही डाला है। ठीक है, मतलब आज ही कहने का, ये वीडियो तो हो सकता है कल जाए, तो आज ही उसका पे लेक्चर डाला है नेशनलिस्ट डिस्कोर्स पे। ठीक है, और यह है वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाए गए थे, मैंने पूरा विस्तार से बताया है। ब्रिटिश लेजिस्लेशन कंसर्निंग वुमेन, जेंडर आइडेंटिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, द प्रिंटिंग प्रेस, जो उस समय प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो पहली बार हुई थी, और उसके क्या क्या काम थे और उसको लेकर पब्लिक ओपिनियन क्या था, वह पढ़ना है। BL ग्रोवर से कवर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी फॉर्म्स, से अभी आपको वहीं से कवर होगा। और देखो BL ग्रोवर के अलावा और कोई किताब पढ़ना चाहते हो, BL ग्रोवर, स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा के अलावा, तो आप पढ़ सकते हो। राम लखन शुक्ल की किताब है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय से छपती है, हिंदी में ही आती है। अंग्रेजी में पढ़ना है तो आप पढ़िए, सुमित सरकार को पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। शेखर बंदोपाध्याय को पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़िए। आज़ादी के बाद भारत का एक किताब है, यह दरअसल किनका है, सुचेता महाजन मैम का है, तो ये पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़िए। तो ये सब किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं साथियों, JRF निकालना है ना, बाद में आप पढ़ते रहना। ठीक, कोई 1-2 किताब पकड़ो और उसको इतना पढ़ो और साथ में मेरे साथ लेक्चर देखते चलो। देखो कैसे नहीं होता JRF, 100% JRF होगा। ठीक है, JRF ही होगा,
उम्र बचा हुआ है तो जेआरएफ के लिए ही लड़ो, नहीं तो नेट के लिए मत लड़ो। कुछ पैसे वैसे आएंगे तभी तो मुझे भी दोगे, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड लिटरेरी फॉर्म्स, रीओरिएंटेशन इन पेंटिंग्स, म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सारा चीज़ पढ़ेंगे, जिसमें पटना कलम शैली वगैरह भी जो रीजनल आर्ट्स रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 9 की बात करें, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जान है और लास्ट का सेक्शन है, ठीक है, जान है, जान। राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, सोशल एंड इकोनॉमिक बेसिस ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि जो इसका सामाजिक और आर्थिक आधार रहा है नेशनलिज्म का, वह क्या रहा है, ठीक है। और नेशनलिज्म कब क्रिएट हुआ। अरे तो कहने वाले लोग तो कह रहे हैं वैदिक काल से ही आ रहा था। अब जो मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियन हैं, जो मॉडर्न इंडिया लिखते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये तो 1920-30 के दशक में आया है। तो इस पे चर्चा होगी, आप घबराइए नहीं, ज़्यादा पेट्रियोटिक बन करके वीडियो नहीं देखिए, ठीक है। आप उतना ही पेट्रियोटिक बनिए जितना से आपका जेआरएफ हो। बाद में आप जाइएगा किसी पार्टी वार्टी में शामिल होइएगा तो लड़िएगा खूब, है ना। फिलहाल तो आपको जेआरएफ करना है ना, ठीक है। तो इतना ही बस, एक इंटेलेक्चुअल टाइप का बिहेव कीजिए, पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता टाइप से नहीं, हो हल्ला नहीं। बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आज वाला नहीं, आप जो मन ही मन सोचे ना राहुल गांधी वाला कांग्रेस, नहीं, राहुल गांधी इसमें पैदा लिए थे, इनके बाबूजी भी पैदा नहीं लिए थे, है ना। जब मतलब राइज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था तो इनके बाबूजी थे 1885 में, नहीं होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो उसके बारे में उनका क्या आइडियोलॉजी था उस समय का कांग्रेस का, अभी का कांग्रेस का नहीं, मुस्लिम तुष्टीकरण वाला राजनीति नहीं, उस समय का। हालांकि आज के कांग्रेस में उस समय के कांग्रेस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, उस समय तो चीज़ें और ज़्यादा खराब थी, ठीक है। तो हम लोग दोनों मतलब दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इसलिए आप घबराओ मत, ठीक है। मज़ा आएगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो मुझे लगता है कि बहुत मज़ा आएगा आप सभी को, ठीक है। कोई भी चीज़ें मतलब दिक्कत नहीं होंगी, और साथ में सवाल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैं बता देता हूँ, आप प्रैक्टिस के लिए कोई किताब खरीद लेना, उसको करते चलेंगे, ठीक है। चलो, तो आइडियोलॉजी और उनके जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम्स हुए हैं उसके बारे में, स्पेशली 1885 से 1920 का फेज, ठीक। 1920 किसका है, तिलक का यहाँ पर देहांत हो जाता है, ठीक। और 1885 में ए ओहिम की अध्यक्षता में कांग्रेस का गठन होता है। ए ओहिम कौन रहता है, बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अर्ली नेशनलिस्ट, असर्टिव नेशनलिस्ट एंड रिवॉल्यूशनरीज, जिसमें भगत सिंह वगैरह के बारे में पढ़ना है, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु हैं, सुखदेव हैं, इनके बारे में अध्ययन करना है। शुरुआती में कौन कौन है, दादा भाई नौरोजी टाइप के लोग, मतलब डिप्लोमेट टाइप के लोग, मतलब ऐसे बोले ना कि अंग्रेजों को कि ऐसा है कि आप शासन में रहिए, भारत पे रहिए, गद्दी पे बैठे रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब शासन चला रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो हमें भी भागीदारी दीजिएगा ना। तो हमको ही बताइए, जैसे देखोगे एक फेज रहा है मुगलों का फेज, ठीक। तो मुगल फेज में भी इस तरीके का काम हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो शुरुआती दौर के जो नेशनलिस्ट हैं, दादा भाई नौरोजी टाइप के जो लोग हैं, वो कह रहे कि नहीं नहीं, अंग्रेज यहाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन प्रशासन में हमें भागीदारी मिलनी चाहिए। बस इतनी सी लड़ाई थी। बाद में भगत सिंह वगैरह वो बोले कि नहीं नहीं नहीं, उखाड़ के फेंक देंगे, यहाँ कोई रहेगा नहीं, हमको नहीं चाहिए प्रशासन में भागीदारी, मुझे पूरा प्रशासन चाहिए, ठीक है। तो आगे चल करके देखते हो पूर्ण स्वराज की मांग होती है, नेहरू चल करके आएंगे। तो नेहरू से पहले तो सारा इधर खेल हो चुका है ना, तो नेहरू जी आते ही हैं, जब मैच वैच पूरा एकदम तैयार हो गया है, सारा चीज़ पिच उच तैयार है, तो आकर के बैटिंग करना है, तो नेहरू जी आएंगे बैटिंग करने। तो पहले तो सारा माहौल खड़ा कर ही दिए थे, कौन, मोतीलाल नेहरू। जैसे गांधी जी के आने से पहले, गांधी जी मैं नहीं बोलता हूँ, मिस्टर गांधी के आने से पहले तुम यह बताओ कि यहाँ जो गोखले थे, ठीक है, गोखले इनके राजनीतिक गुरु रहे। तो गोखले जी ने इतना ना ज़्यादा मतलब यहाँ पे हो हल्ला मचा दिया, गांधी जी वहाँ से लौटे तो गांधी जी का स्वागत हुआ जैसे सलमान खान का भी स्वागत होता है ना, हीरो टाइप से, ठीक है। अब गोखले ने यहाँ पर पूरा माहौल तैयार कर दिया था। सभी का ऐसा स्वागत नहीं हुआ, क्योंकि सभी के लिए ऐसा माहौल ही तैयार करने वाला कोई नहीं था, किसी ने किया ही नहीं। तो ऐसे समझो गोखले वॉज द डायरेक्टर लाइक करण जौहर, ठीक है। और गांधी जी तुम समझ सकते हो एक हीरो टाइप से हैं जो लॉन्च कर रहे हैं। तो करण जौहर तो फेमस डायरेक्टर है ना, गोखले भी फेमस थे, तो वैसे जिसको चाहे उसको हीरो बना देंगे। तो गांधी जी आए उधर से, गांधी जी को लॉन्च किया गया, गांधी जी बने। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, विवादित भी हैं, उस पर बात करेंगे। आप सहमत भी होंगे, असहमत भी होंगे, यह तो चलता रहेगा ना, सहमति असहमति का दौर। हम सब एक मुद्दे पे सहमत होने लगे तो हम लोग को भारत में नहीं सऊदी अरब चले जाना चाहिए ना फिर। स्वदेशी एंड स्वराज, स्वदेशी मूवमेंट क्या था, स्वराज। स्वदेशी मूवमेंट पे अब तक का सबसे बेहतरीन काम क्या है, सुमित सरकार ने, ठीक है। आपको पढ़ना हो तो सुमित सरकार का किताब पढ़िएगा, मज़ा आएगा, ठीक है।
चलो गांधीयन मास मूवमेंट की बात करते हैं। तो गांधीयन जी का जो मूवमेंट है उसको मास मूवमेंट कहा जाता है। 1920 में गांधी जी आए, 1916 में ही आए थे, तो 17 में पहले एक क्या किए, 1915 में आए, ठीक है। एक साल 16 में पूरा घूमे, भारत का चक्कर उकर लगाए, बोले चल चलो माहौल भाप लिए। 17 में पहला ही अटैक, कहाँ, चंपारण। इनका दोस्त था राजकुमार शुक्ल, वो बोला कि आइए गांधी जी, ठीक है। फ़ोन उन तो होगा ही नहीं, तो किसी तरीके से सूचना पहुंचाएगा, फ़ोन तो होगा ही, टेलीफोन था ना, सूचना पहुंचाया। गांधी जी वहाँ पहुँचे, पहला ही मैच जीत गए, ठीक है। पहला ही फिल्म क्या हुआ, एकदम सुपर डुपर हिट, होता है कि नहीं। तो गांधी जी को मिला एक अवार्ड, बोलो कौन सा अवार्ड, गांधी जी को मिला अवार्ड महात्मा का। बताओ किसने दिया था, महात्मा का अवार्ड दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। 1917 के बाद गांधी जी ने सिर्फ एक काम किया था, कौन सा काम, मिस्टर गांधी ने यह किया कि चंपारण सत्याग्रह को सफल बनाया। तो यह कोई इतना बड़ा तो काम नहीं था ना कि मतलब आप किसी को महात्मा कह दें। चलिए आप सहमत हो या ना हो, आपकी विचार है, लेकिन बताइए गांधी जी का इससे पहले कोई काम नहीं जो इसमें महात्मा कहा जा सके। गांधी जी तो एक बहुत बड़े व्यापारी अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे, उसके बाद लौटे तो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया है। तो यह बहुत महान काम तो था नहीं ना, बहुत ज़्यादा महान काम नहीं था। आप महात्मा कहने का अर्थ क्या है, महान आत्मा। ये महान आत्मा कैसे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, अब रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी के बीच का एक संबंध मैं आपको बता दूं, ठीक है। दरअसल 1907 में, देखो मैं इसका रेफरेंस के साथ बात कर रहा हूं, ठीक है। आप लोग बोलोगे तो रेफरेंस दूंगा, आप लोग के पास समय है ना, तो बीबीसी ने इस पर रिपोर्ट किया, आप उस वीडियो को देखिएगा, उसको ही रेफरेंस मान करके, और उन्होंने किताब का भी हवाला दिया, उसको रेफरेंस मान करके मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 1907 में क्या हुआ कि गांधी जी ने ब्रह्मचर्य ग्रहण कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने साउथ अफ्रीका कर रहा हूँ, साउथ इंडिया में एक स्पीच दिया। उन्होंने कहा कि कस्तूरबा मुझे मेरी माँ की तरह लगती है, मतलब इनकी पत्नी थी। तो कहा जाता है कि जब आपकी पत्नी आपकी प्रेमिका में आपकी माँ दिखने लगे तो आप समझो कि आपका मोहब्बत जो है वह सफल हो गया है, ठीक है। तो बाबू सोना वाला सिस्टम अब समझ में आया ना कि बाबू सोना वाला सिस्टम कैसे कहा जाता है, लोग क्यों कहते हैं एक दूसरे को। तब समझ में आया कि अच्छा मोहब्बत को सफल बनाने का एक तरीका है बाबू सोना, क्योंकि आगे चल करके माँ भी तो बेटे को बाबू ही कहती है तो प्रेमिका में माँ दिखने लगे तो प्रेम सफल हो जाता है। गांधी जी ने ऐसा स्पीच दिया था कि कस्तूरबा में मुझे मेरी माँ दिखती है। लेकिन 1907 में ही रविंद्रनाथ टैगोर की एक भतीजी थी जिनका नाम था सरला रानी चौधरानी, ठीक है, सरला रानी चौधरानी। और सरला रानी चौधरानी से इनका थोड़ा सा मतलब, आप बीबीसी वाला रिपोर्ट देखना ना, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। गांधी जी थोड़ा से प्रेम में फंस गए थे, मतलब फिर से इनको दिल आ गया था, ठीक है। गांधी जी का उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हो और सरला रानी का भी उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। तो गांधी जी का दिल आ गया था, तो उसी दिल आ गया था ना, इसी पे बीबीसी ने एक रिपोर्ट किया है। तो मैं भी सुना है, तो मेरा भी दिल आ गया किस पे, गांधी जी पे, सरला रानी चौधरानी पे नहीं, गांधी जी पे, ठीक है। बहुत मतलब अच्छा है, मतलब वो बहुत रेफरेंस के साथ उन्होंने बात किया, ऐसी हवा में नहीं, ठीक है। टीवी का डिबेट नहीं चल रहा है, बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग किया, आप देखिएगा ज़रूर, मज़ा आएगा आपको। गांधी जी को सिर्फ राष्ट्रपिता के नज़र से मत देखो, ठीक है, किसी और नज़र से भी देखो, एक आशिक के नज़र से चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग वुमेन पार्टिसिपेशन। तो महिलाएं भी भाग लेने लगती है गांधी के आने के बाद, मूवमेंट जो है मास मूवमेंट बन जाता है, तो इसमें महिलाएं भी भाग लेती हैं। तो उसके बारे में बताऊंगा आपको बहुत विस्तार से कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान कौन कौन सी महिलाएं एज ए फ्रीडम फाइटर काम कर रही थी और लड़ी थी, ठीक है। उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स 1925 से शुरू होता है, 1920 के दशक से, ठीक है। 1920 से एम एन रॉय के द्वारा, भारत की बात कर रहा हूँ। एम एन रॉय कौन है, मानवेंद्र नाथ रॉय, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे बंगाल के। यही दरअसल पहली बार कम्युनिज्म को लाते हैं इंडिया में, और भारत के पहले कम्युनिस्ट हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली बार कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कब आया, तो कहा जाता है कि एम एन रॉय नहीं लाया था। लेकिन कम्युनिज्म होता क्या है ना, उस पर बात करेंगे तो फिर लगेगा कि हम सभी तो कम्युनिस्ट ही थे पहले, ठीक है। अभी जो लोग कम्युनिस्ट का चोला पहने हुए तो कम्युनिस्ट है ही नहीं, फिर बोले ये लोग कैसे कम्युनिस्ट हो सकते हैं। बहुत सारे लांछन लगाएंगे आप, उसलिए घबराइए नहीं। लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे, डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट को पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सही लगेंगी, बहुत सारी चीज़ें गलत भी लगेंगी, ठीक है। अति किसी भी चीज़ का नहीं होना चाहिए। तो हम लोग आलोचनात्मक दृष्टि से भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम लोग तो जेआरएफ के लिए पढ़ते हैं, साथ ही साथ नॉलेज के लिए भी तो पढ़ते हैं ना, मज़ा आए ना पढ़ने में, ठीक है, किसी को पढ़ा सकें। कम्युनल पॉलिटिक्स
चल करके आएगा। नेशनलिज्म आएगा तो कम्युनल पॉलिटिक्स भी आएगा, क्योंकि नेशनलिज्म में जो भारत के नेशनलिस्ट हैं वो केवल हिंदू गौरव की बात करते हैं, तो कम्युनलिस्ट तो चल करके आएंगे ना। तो कम्युनलिस्ट हिस्टोग्राफी इसीलिए चल करके आया था क्योंकि उससे पहले नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी आया था, और नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी इसीलिए आया था क्योंकि उससे पहले कॉलोनियलिस्ट हिस्टोग्राफी आया था। तो कॉलोनियलिस्ट थे जिसमें जेम्स मिल वगैरह जैसे लोग थे, जो कभी भारत घुमा उमा नहीं, भारत तो देखा ही नहीं, तो भारत का जम करके उसने आलोचना की। आलोचना निंदा बोलते हैं उसको, मतलब छोटा गाली देना, अपनी भाषा में मेरे यहाँ बोला जाता है, खुलेआम गाली दिया भारत को। अब देखो कुछ चीज़ें जेम्स मिल ने जो कही है ना वो अच्छी बात है, वो सही बात है, ठीक, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने कही जो गलत है, डायरेक्ट ऐसे ब्लेम किया यार, तो ये कोई मतलब नहीं होता है ना। उसी के विरोध में भारत के जो नेता थे उन्होंने नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी लॉन्च किया, बोला कि रुको इससे जवाब देते हैं। तो इन्होंने नेशनलिस्ट लॉन्च किया तो इसमें हिंदुओं को ज़्यादा बात कर दिया, तो यहाँ के जो मुसलमान नेता थे बोले रुको अब तुम लोगों को जवाब देते हैं। तो उन लोगों ने, जिन्ना जैसे लोगों ने कम्युनलिस्ट हिस्टोग्राफी को शुरू किया, ठीक है। तो वहाँ से आज संप्रदायवादी इतिहास लेखन, उसके बारे में चर्चा होगी। कॉलोनियलिस्ट जो है मतलब उपनिवेशवादी, और जो दूसरा नंबर जो था मैंने बताया क्या, राष्ट्रवादी, उन दोनों के बारे में मैंने बताया है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ेंगे, जेनेसिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे, टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, आज़ादी और विभाजन की ओर, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि भारत जब आज़ाद हुआ तो क्या क्या चैलेंज था हमारे पास, मतलब चैलेंज का मतलब क्या, क्या क्या हमारे पास चैलेंजेस थे, क्या क्या हमारे पास परेशानियां थी कि आपको ये करना नहीं आता, आपको ये करना नहीं आता, बहुत सारे चीज़ तो अंग्रेज लेके चले गए थे। तो ये सारा चीज़ जो भी चैलेंजेज आते हैं उसको निपटते हैं। एक तो चैलेंज था इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट का, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सरदार साहब का जो रोल रहा है 562 देशी रियासत को आपस में कनेक्ट करने का, जोड़ने का, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और एक लेक्चर होगा B.R. अम्बेडकर पे, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट्स फीचर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमको पढ़ना है, तो यदि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाऊँ तो आप ये मत सोचना कि पागल की तरह कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, नहीं, पेपर का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है, ठीक। द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, भारत में ब्यूरोक्रेसी कैसे आया, उसका स्ट्रक्चर क्या क्या रहा है, उसके बारे में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 वाला अध्ययन करेंगे, आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला, लेकिन अब तो 2020 वाला भी कर लेंगे, ठीक, अब तो एक नया आ गया है। इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड प्लानिंग प्रोसेस, डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड ट्राइबल इश्यूज, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा होगी, घबराइए नहीं, ठीक है। ये कहाँ आ गया, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। ये देखो, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, यानी भाषाई आधार पे जो प्रांतों का गठन हुआ, राज्यों का गठन हुआ, तो उस दौरान सेंटर और स्टेट के क्या रिलेशन रहे हैं, और भारत में कितने राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पे हुआ, लैंग्वेज को बेस बना करके किया। जैसे आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, ये सभी तो भाषा के आधार पे गठन किया गया था ना। आंध्र प्रदेश को पहली बार गठन किया गया था, तो उस समय कौन कौन से चैलेंजेज आए और उन चैलेंजेस से हम लोग कैसे निपटे, नेहरू ने कौन सी पॉलिसी लाई, या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस और भी जो लोग आए उन लोगों की क्या क्या रणनीति रही, क्या क्या स्ट्रैटेजी रहे, क्या क्या पॉलिसीज रहे, और बेसिकली सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन रहा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। किताब पढ़ना चाहते हैं तो B.L. ग्रोवर से काम नहीं होगा, आज़ादी तक ही है, यह काम होगा मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद भारत। किताब पढ़ना चाहते हैं तो अब पढ़िएगा नहीं, लेकिन आपके पास समय है और आप पढ़ाकू हैं, आप किताब पढ़ने का स्पीड आपका ठीक ठाक है, तो आप पढ़िएगा। आज़ादी के बाद भारत किताब का नाम है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, सुचेता महाजन की किताब है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। सुचेता महाजन, आदित्य मुखर्जी और मृदुला मुखर्जी, ये तीनों धाकड़ हिस्टोरियन हैं, JNU में हैं अभी, ठीक है। इनके किताबों को पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जिसके लिए नेहरू जी को गाली गलौज भी करते हैं लोग, और आप भी हो सकता है करते होंगे, मान लीजिए आप घोर बीजेपीएन हैं तो गाली दे दिए होंगे 2-4 बार, लेकिन यहाँ पर तो एज ए नेट एस्पिरेंट पढ़ रहे हैं ना। तो फॉरेन पॉलिसी जो रहे हैं नेहरू के, पंचशील समझौता हो, या फिर उनके जो और डायनेमिक्स रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स के, इमरजेंसी के दौर में कैसा रहा पॉलिटिक्स, लिबरलाइजेशन का जो दौर आया, प्राइवेटाइजेशन का जो दौर आया, ग्लोबलाइजेशन, LPG जो थ्योरी लाया गया था नेहरू के द्वारा जब वित्त मंत्री थे, ठीक है,
उस समय क्या क्या चीज़ें आई और इकोनॉमी को कैसे हम लोग बचाए। जब पूरी दुनिया डूब रही थी तो मनमोहन सिंह ने भारत की इकोनॉमी को बचाया भी है, ठीक है। तो उनका क्रेडिट है ही, बाकी तो गाली गलौज करने वाले लोग तो करते ही रहेंगे, ठीक। तो इस चीज़ को समझिए, इन सारी चीज़ों को पढ़ना, यह भी आपको इसी किताब में मिलेगा, आज़ादी के बाद भारत में। तो मेरा ख्याल है कि यह डिस्कशन पूरा हुआ और चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यदि नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पूरा फिर से देखना होगा आपको, क्योंकि फिर से तो चर्चा करेंगे नहीं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और नए लोगों को चैनल पे कनेक्ट ज़रूर कीजिए ताकि मैं उनकी भी मदद कर सकूं। बहुत सारे गरीब बच्चे तैयारी करते हैं तो मैं चाहता हूं वो भी पढ़ाई कर सकें। उनके पास इतना पैसा नहीं होता है बड़े बड़े महंगे कोचिंग में पढ़ सकें ना, तो उनको भी वीडियो शेयर कीजिए और नए लोगों को जोड़िए। आप लोग ही केवल पढ़ते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप अपना ख्याल रखिए और लोगों से प्यार करते रहिए। थैंक यू।